हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम यूपी टीजीटी हिस्ट्री का पेपर डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के किए साहसिक कार्य को जन साधारण की स्वीकृति एवं भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मानव में सार्वभौमिक बंधुत्व को बढ़ाना। थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना है वो 1875 ईस्वी में मैडम H.P. ब्लावत्स्की, रूस एवं कर्नल अलकाट अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में की थी। थियोसॉफिकल का शाब्दिक अर्थ होता है ईश्वर का ज्ञान। ये लोग हिंदू धर्म के आध्यात्मिक अर्थ होता है ईश्वर का ज्ञान। ये लोग हिंदू धर्म के आध्यात्मिक दर्शन एवं उनके सिद्धांतों का पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। इस संस्था का उद्देश्य था भारत के लोगों में राष्ट्रीय गौरव एवं भाईचारे का विकास करना था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता में किसने कहा था तुम वीर बनो, साहसी बनो, हिम्मत करो, इस बात पर गर्व करो कि तुम एक भारतीय हो, प्रत्येक मेरा भाई है। तो आंसर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। स्वामी विवेकानंद ने उत्प्रेरक शब्दों में भारतीयों को ललकारा है, हे वीर निर्भीक बनो, साहस करो, इस बात का तुम गर्व करो कि तुम भारतीय हो, और के साथ घोषणा करो मैं भारतीय हूँ और प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। बोलो, ज्ञानहीन भारतीय, दरिद्र तथा अकिंचन भारतीय, ब्राह्मण भारतीय, अछूत भारतीय मेरा भाई है। तुम ही अपनी कमर में लंगोटी बांधकर गर्व के साथ उच्च स्वर में घोषणा करो। तो ये सब जो है स्वामी विवेकानंद के ही कथन है। आगे है, भारतीय मेरा भाई है, भारतीय मेरा जीवन है, भारत के देवी देवता मेरे ईश्वर हैं, भारतीय समाज मेरे बाल्यकाल का पालना है, मेरे यौवन का आनंद उद्यान है, पवित्र स्वर्ग और मेरी वृद्धावस्था का वाराणसी है। तो ये पूरा कथन जो है स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखा गया कथन है। आगे है, निम्नलिखित में से किसने अलीपुर षड्यंत्र कांड में फंसे अरविंद घोष की कड़ी कुशलता से बचाव किया था? तो आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। तो अलीपुर षड्यंत्र केस में जिसमें अरविंद घोष जो हैं बुरी तरह से इसमें फंस चुके थे, और चित्तरंजन दास चूँकि उस समय वकील थे, उन्होंने इनका केस लड़ा था। 8 दिन तक इनकी बहस चली थी और इन्होंने बचाव किया, जबकि सरकार की तरफ से श्री ई नर्टन ने मुकदमा लड़ा था। तो सरकार की तरफ से श्री ई नर्टन थे और चित्तरंजन दास थे वो अरविंदो घोष की तरफ से। आगे है, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो हरिजन संघ के जो संस्थापक हैं उनका हरिजन संघ के संस्थापक हो जाएंगे घनश्याम दास बिरला। महात्मा गांधी ने 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। तो स्थापना जो है वो तो गांधी जी ने की थी, पर अध्यक्ष जो है वो घनश्याम दास बिरला जी हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया, वो कौन सा है? तो आंसर हमारा हो जाएगा बेलगाम बारह 1925। दिसंबर 1924 में कांग्रेस का 23वां अधिवेशन बेलगांव में हुआ। इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी चुने गए। तो यहाँ पर 25 लिखा है और यहाँ पर 24। तो बेलगाम याद रखना है, बेलगाम। तो कभी कभी डेट जो है वो मिस्टेक हो जाती है थोड़ी बहुत, तो हमें जगह का, अब चूँकि यहाँ पर जगह दिया है तो जगह के नाम से ही हम लगाएंगे, ठीक है। इसके अध्यक्ष जो है महात्मा गांधी चुने गए थे। इसी अधिवेशन में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग अलग हो गए थे। किसी कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम और अंतिम बार अध्यक्ष बनने वाले ये महात्मा गांधी व्यक्ति थे। आगे है, किसने हाथ से बने हुए खादी के वस्त्र पहनकर शाही दरबार यानी 1877 में भाग लिया था? तो आंसर हो जाएगा हमारा गणेश वसुदेव जोशी। ये जो है ये खादी के वस्त्र पहनकर गए थे
और दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था 1877 में। और जनवरी 1877 को महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी जो है घोषित किया और राजतिलक करने हेतु लगा था कौन सा, दिल्ली दरबार। इसी दरबार में हाथ से बने खादी वस्त्र पहनकर गणेश वसुदेव जोशी ने पूना सार्वजनिक सभा का दृष्टांत पढ़ा था, जिसमें एक अति शिष्ट भाषा में अपनी एक मांग पड़ी। हम महारानी से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें भारत को वही राजनीतिक तथा सामाजिक स्तर प्रदान करें जैसा कि ब्रिटिश प्रजा के पास था। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, गणेश वसुदेव जोशी से रिलेटेड। आगे है, किस वायसराय को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा गया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन को कहा गया है भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक। तो यहाँ पर व्याख्या देखते हैं, लॉर्ड कर्जन को राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक माना जाता है। इसी के काल में 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। और भी बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर काम हुए हैं तो वो, लेकिन इनका जो बंगाल का विभाजन है 1905 सबसे ज़्यादा फेमस है। आगे देखते हैं, महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक जो लोक हितवादी उपनाम से प्रसिद्ध थे। तो इसका आंसर हो जाएगा लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इन्होंने जो है पाश्चात्य शिक्षा, गोपाल हरि देशमुख जो है लोक हितवादी के रूप में विख्यात भारत में पाश्चात्य शिक्षा की देन थे। पेशे की दृष्टि से न्यायाधीश गोपाल हरि 1880 में गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य भी रहे। ये महान समाज सुधारक तथा बौद्धिक चिंतन भी थे। अगला क्वेश्चन है, ये किसने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है? तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर अरविंदो घोष ने कहा था। अरविंदो घोष ने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो है कौन सुल्तान था जो स्वयं का नायब एक खुदाई या ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता था? तो आंसर हो जाएगा बलबन। कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। बलबन ने स्वयं को ईश्वर का नायब यानी नायब एक खुदाई और पृथ्वी पर ईश्वर के प्रति छाया घोषित किया। उसका विश्वास था कि सुल्तान का हृदय दैवीय गुणों का दर्पण है। अगला क्वेश्चन है, तैमूर को सैयद वंश प्रतिनिधि खिज्र खां द्वारा संपादित राजवंश क्यों कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा खिज्र खां पैगंबर का वंशज था। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो तैमूर को सैयद वंश का प्रतिनिधि खिज्र खां द्वारा संस्थापित राजवंश ही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि खिज्र खां जो है पैगंबर का वंशज था। 4 सैयद शासकों ने लगभग 37 वर्षों तक दिल्ली के सिंहासन पर शासन किया। सैयद पैगंबर मोहम्मद साहब के ये वंशज माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान काल में उत्तराधिकार का क्या सामान्य नियम था? तो आंसर हो जाएगा अमीरों के मंतव्य और गद्दी के लिए दावेदार व्यक्ति को अपनी शक्ति एवं क्षमता या योगदान। तो सल्तनत काल में उत्तराधिकार का कोई सामान्य नियम नहीं होता था। अमीरों के मंतव्य और गद्दी के लिए दावेदार व्यक्ति को अपनी शक्ति एवं क्षमता योग्यता का प्रदर्शन करना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बरीद कौन थे? तो बरीद जो हैं ये गुप्तचर थे। गुप्तचर और सूचना एकत्र करने वाले थे। इस विभाग का प्रधान जो है बरीद ए मुमालिक होता था। बरीद ए मुमालिक इस पूरे जो हेड होता था, मतलब ये एक गुप्तचर थे। गुप्तचरों का बहुत सारे गुप्तचर हैं, उनका एक हेड जो है वो बरीद ए मुमालिक होता था। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत कालीन केंद्रीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च एवं साधारण पदासीन अधिकारी कौन था? तो आंसर हमारा हो जाएगा नायब ए मुल्क। नायब ए मुल्क का जो काम है ये मतलब सेंट्रल लेवल में एक बहुत ही सर्वोच्च स्थान प्राप्त करता था। तो नायब ए मुल्क, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सल्तनत कालीन केंद्रीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च एवं साधारण अधिकारी नायक ए मुल्क या सल्तनत का प्रतिशासक या रीजेंट था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जहांगीर के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन से नवीन प्रांत का गठन किया गया था? तो उड़ीसा प्रांत का गठन किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
प्रशासन की सुविधा के लिए सर्वप्रथम अकबर अपने शासन काल में 24वें वर्ष अर्थात 1550 ईस्वी में संपूर्ण साम्राज्य को 12 प्रांतों में विभाजित किया था। तो अकबर के समय 12 प्रांत थे, लेकिन दक्षिण भारत के विजय के बाद 3 सूबे जो है खानदेश, बरार एवं अहमदनगर के साम्राज्य के मिल जाने के कारण सूबों की संख्या 15 हो गई थी। और जहांगीर के समय कांगड़ा को विजित कर उसे लाहौर के सूबे में मिला दिया गया तथा उड़ीसा व भट्टा को नया सूबा बनाया गया। अतः इसके समय में 15 तो टोटल हो गए थे अकबर के समय में, ठीक है। तो 2 और मिलाया गया था, कांगड़ा और उड़ीसा को एक अलग नया सूबा बनाया गया था। तो कांगड़ा को विजित कर किस में मिलाया गया, लाहौर के सूबे में मिला दिया गया। और उड़ीसा और भट्टा को क्या बनाया गया, एक नया सूबा। तो हमारे टोटल उस समय क्या हो जाते हैं, 17 हो जाते हैं। तो पूछा जाएगा जहांगीर के समय कितने थे, तो 17 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 500 से 2500 से कम की जात वाले मनसबदारों को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर एक कि 500 का मनसबदार पाने वाले व्यक्ति को ये कहा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अकबर के काल में डिसाइड की गई थी। तो यहाँ पर जो है सही आंसर हमारा अमीर हो जाएगा, अमीर इसको कहेंगे। अकबर के शासन काल में अंतिम समय में 500 जात तथा उसके ऊपर वाली श्रेणी वाले जो हैं अमीर वर्ग की मुख्यतः राजपूत तथा अन्य हिंदू वर्ग के प्रभुत्व जमा लिया था तथा बाद के समय में इनकी संख्या में वृद्धि हो गई। 500 से नीचे के मनसबदारों को अमीर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुगल नौसेना का नौसेनापति कौन था। तो आंसर हमारा होगा मीर ए बहर। मीर ए बहर, बहर से ही समझ में आ रहा है कि ये क्या है, पानी से रिलेटेड होगा। आगे है व्याख्या देखते हैं, मुगलों ने नौसेना के विकास पर विशेष ध्यान नहीं दिया था, इस कारण मुगलों की नौसेना जो है दुर्बल थी। अकबर ने नौसेना के प्रबंध हेतु एक अलग से विभाग नवाड़ा की स्थापना की थी, जिसे मीर ए बहर के अंतर्गत रखा गया। मीर ए बहर नौसेना का नौसेनापति कहलाता था। अगला, वेदों की ओर वापस चलो, ये किसने कहा था। तो हमारा दयानंद सरस्वती यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग कितनी शताब्दियों तक जीवित रही। तो हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पर 5 यहाँ पर सही हो जाएगा, 5 शताब्दियों तक जीवित रही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति को 2 स्थायी उपहार प्रदान किए थे, वो कौन कौन से थे। तो हमारा होगा गणित और दशमलव प्रणाली। आगे हड़प्पा के लोगों ने सामान्य घरेलू बर्तन किसके बने होते। तो मिट्टी के अच्छी तरह से पकाए गए चित्रांकित बर्तन थे। हड़प्पा के लोगों के सामान्य घरेलू बर्तन मिट्टी के बने होते थे, जो अच्छी तरह पकाए गए थे और उन पर चित्र बने होते थे। अगला है, लोथड़ और चहुंदड़ों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग क्या था। तो लोथड़, तो इस यहाँ पर जो है मन का जो है उत्पादन सबसे ज़्यादा होता था। तो लोथड़ और चहुंदड़ों से सबसे ज़्यादा मन का उत्पादन होता था। हड़प्पाकालीन नगरों पर कौन शासन करता था। तो पुरोहित नहीं, व्यापारियों का अल्पतंत्र था, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में आर्यों के भारतीय भूगोल के लिए अंश की जानकारी नहीं थी। तो किस चीज़ की जानकारी नहीं थी। तो कृष्णा नदी तक दक्षिण भारत की ये जो है जानकारी नहीं थी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ वेदों या श्रुतियों के अंग नहीं थे। तो आंसर हो जाएगा पुराण जो है वेदों और श्रुतियों के अंग नहीं थे। पुराण जो है वेदों और श्रुतियों के अंग नहीं थे। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उरुस माने जाते हैं। इनकी संख्या जो है 18 है। अधिकांश पुराणों की रचना 3री शताब्दी ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, युद्ध का आरंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है, किस ग्रंथ में उल्लिखित है। तो आंसर हमारा अर्थवेद है। युद्ध का आरंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है, ये कौन सा वेद हमें कहता है। तो अर्थवेद हो जाएगा।
आगे है प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था। तो प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष हो जाएगा हमारा महाकश्यप। महाकश्यप जो है प्रथम बौद्ध संगीति का अब ये पहली बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी, तो राजगृह में हुई थी। और ये क्यों की गई थी, क्योंकि महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, तो एक संगीति बुलाई गई राजगृह में। किसके समय हुई थी, उस समय राजा अजातशत्रु था। इस संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध के प्रवचनों का संकलन प्रसिद्ध धम्मपद निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का अंग है। तो आंसर हो जाएगा सुत्त पिटक। तो मैंने यहाँ पर जो है विनय पिटक का भी एक अलग से, विनय पिटक के जो 4 भाग हैं उन 4 भागों में, जिसमें है पातिमोक्ष और सुभंग भद्र, इसी तरह से जो है अभी बनाया मैंने कल ही, इसके 4 पार्ट, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं इन सब के बारे में भी बताया गया है। तो यहाँ पे बुद्ध के प्रवचनों का संकलन जो है प्रसिद्ध धम्म पद में मिलता है, तो सुक्त पिटक हो जाएगा। विनय पिटक में वहाँ पर जब संघ में जाता है कोई बौद्ध भिक्षु, तो उसके लिए क्या नियम होने चाहिए, इन सब का भी वर्णन है। तो आप ये शब्दावली में देख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर आंसर हमारा ए ऑप्शन सही है। सुक्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत तथा उपदेशों का संग्रह है। इसके अध्ययन के लिए बौद्ध धर्म को रूपरेखा भली भांति स्पष्ट हो जाती है। इनके अंतर्गत 5 निकाय हैं, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय और अंग्युत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। 4 इसमें जो प्रथम 4 में बुद्ध के उपदेश वार्तालाप में दिए गए हैं, और 5वां जो है पदात्मक। तो खुद्दक निकाय जो है वो पदात्मक है, बाकी सब में क्या है, बुद्ध के वार्तालाप, मतलब यहाँ पर एक दूसरे से वार्तालाप के रूप में, वह यहाँ पर संवाद के रूप में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध बौद्ध जो है अश्वघोष किसके समकालीन थे। तो अश्वघोष जो है कनिष्क के समकालीन थे। कनिष्क का शासन काल साहित्य के। अगला क्वेश्चन है। प्रसिद्ध बौद्ध अश्वघोष किसके समकालीन थे। तो कनिष्क के समकालीन थे। कनिष्क का शासन काल साहित्य की उन्नति के लिए प्रसिद्ध था। वह विद्या का उदार संरक्षक था। उसका राजकवि अश्वघोष था। तो ये अश्वघोष जो हैं वो कनिष्क के दरबार में ही हैं, और यहाँ से ही उनकी जो है रचनाएं, 3 प्रमुख रचनाएं हैं, बुद्धचरित, सौदरानंद और शारिपुत्र प्रकरण। इसमें प्रथम 2 महाकाव्य हैं, यानी बुद्धचरित जो सौदरानंद, ये 2 महाकाव्य हैं, और अंतिम जो है शारिपुत्र प्रकरण, ये नाटक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य दरबार में मिस्र का राजा टालमी फिलाडेल्फस का दूत कौन था। तो आंसर डायोनेसियस हो जाएगा। डायोनेसियस ए ऑप्शन। प्लिनी हमें बताता है कि मिस्र के राजा टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस डायोनेसियस डायनोसियस नामक एक राजदूत जो है मौर्य दरबार में भेजा था, परंतु यह स्पष्टता पता नहीं है कि यह राजदूत बिंदुसार के समय आया था अथवा उनके पुत्र अशोक के समय, क्योंकि मिस्री नरेश उन दोनों मौर्य सम्राटों के समकालीन था। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष जो है अशोक के धम्म का एक सैद्धांतिक पक्ष नहीं था। तो वो है पापों से भय। अशोक के धम्म का एक सैद्धांतिक पक्ष पापों से भय नहीं था। अगला क्वेश्चन है। अशोक के किस शिलालेख से युद्ध का और हिंसा के कारण जनित उनके अंतर्मन की व्यथा प्रकट होती है। तो आंसर हमारा हो जाएगा धौली और जौगड़। धौली और जौगड़ का जो है उससे हमें पता चलता है कि युद्ध और अहिंसा के कारण जो है अंतर्मन, मतलब अशोक अपने मन में क्या, जो कलिंग युद्ध हुआ था उससे क्या उसको प्राप्त हुआ, मतलब चिंतन मनन करने के लिए उसने अपनी बातें जो है धौली और जौगड़ के उसमें शिलालेख में लिखवाई थी। तो उससे पता चलता है कि इसके अंतर्मन में क्या चीज़ें चल रही हैं। ये दोनों शिलालेख जो हैं वर्तमान उड़ीसा प्रांत के ही पुरी तथा गंजाम जिलों में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित का भारत का निम्नलिखित कौन वर्तमान प्रांत मौर्य साम्राज्य का अंग नहीं था। तो कश्मीर तो खुद अशोक ने बसाया था। तो यहाँ पर जो है ए और बी जो है वो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा।
केरल नहीं था और तमिलनाडु, कश्मीर तो यहाँ पर स्वयं किसने बसाया था? अशोक ने बसाया था। अगला क्वेश्चन है, जनपद स्तर पर मौर्य अधिकारियों का सही अवरोही क्रम लिखना है। मतलब कि सबसे पहले सेंट्रल में कौन था, फिर उसके प्रांत थे, फिर उसके बाद कौन सा जो है मौर्य अधिकारी आता है। तो इस हिसाब से हमें लिखना है। तो सबसे पहले जो है हमारा प्रादेशिक होगा, प्रादेशिक, फिर उसके बाद रज्जुक होगा और फिर युक्त होगा। तो युक्त सबसे बाद में है, तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो ये हो जाएगा तक्षशिला। तक्षशिला यहाँ पर सबसे फेमस था मौर्य काल में। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। वर्तमान में यह पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। प्राचीन समय में यह गांधार राज्य की राजधानी थी। रामायण के अनुसार भरत ने अपने पुत्र तक्ष के नाम पर इस नगर की स्थापना की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सैनिक शिक्षा यहीं पर ग्रहण की थी। चाणक्य यहाँ का प्रमुख आचार्य था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सारनाथ से प्राप्त अशोक के स्तंभ पर कौन सा पशु उत्कीर्ण नहीं है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा हिरण। हिरण उत्कीर्ण नहीं है। तो अशोक के स्तंभ शीर्षों में सारनाथ के स्तंभ का शीर्ष सिंह शीर्ष सर्वोत्कृष्ट है। तो सारनाथ से जो मतलब एक स्तंभ है, मान लीजिए ये स्तंभ है, ठीक है, और यहाँ पर जो किसी पशु का अंकन है, तो यहाँ पर किसका अंकन है? यहाँ पर शेर का भी है और बैल का भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है? कुबड़ वाले बैल का भी है। हमें हिरण का नहीं मिलता है, बाकी हमें घोड़े का भी मिलता है। इसकी फलक पर 4 सजीव सिंह पीठ करके सटाए हुए हैं तथा चारों दिशाओं में और करके बैठे हुए हैं। इसी स्तंभ पर 4 पशु जो हैं, गज हैं, अश्व हैं, बैल हैं और सिंह हैं। और यहाँ पर क्या है? हमें हिरण नहीं है यहाँ पर, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर हिरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चोल राजाओं से राजेंद्र चोल ने किस पाल नरेश को पराजित किया था? तो यहाँ पर पराजित महिपाल को किया था। महिपाल को पराजित किया था। महिपाल प्रथम देवपाल के बाद पाल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली हुआ और राजेंद्र चोलों के हाथों पराजित हो गया था। दक्षिण भारत में चोलों का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वास्तविक संस्थापक पूछे तो परांतक प्रथम था। आदित्य प्रथम की मृत्यु के बाद 907 ईस्वी में उसका पुत्र परांतक चोल राजगद्दी पर बैठा और 48 वर्ष तक शासक बना रहा। दक्षिण भारत में व्यवहारिक दृष्टि से चोल शक्ति की स्थापना इसी ने की थी, इसलिए इसे चोल शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। निम्नलिखित में से किसने चोल साम्राज्य के प्रशासनिक प्रभागों का सही अवरोही क्रम, मतलब यहाँ पर प्रशासनिक बताना है, तो कुर्रम गांव के पूरे उसका था, गांव से रिलेटेड। तो गांव कहाँ पर आएगा? बिल्कुल लास्ट में आएगा। सबसे पहले मंडल है, वलनाडु है और कुर्रम है। तो कुर्रम तो गांव से मतलब गांव के समूह को क्या बोलते थे? कुर्रम बोलते थे। चोल साम्राज्य के प्रशासनिक प्रभावों का सही अवरोही क्रम मंडलम है, वलनाडु है और कुर्रम। मंडलम प्रांत है, यहाँ पर मंडलम क्या है? प्रांत है, और वलनाडु क्या है? जिले हैं, और जिले के अंतर्गत फिर क्या है? ग्रामों के समूह आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चोल राजा किस मत के संरक्षक थे? तो शैव मत के थे, मतलब शिव जी की मूर्ति यहाँ पर काफ़ी मिलती है, तो शैव मत के थे, शिव जी को पूजने वाले। चोल वंश के अत्यधिक शासक उत्साही शैव थे। उन्होंने भगवान शिव के अनेक मंदिरों का निवारण करवाया था। चोल शासकों के उत्साह को देखकर उसके राज्य की प्रजा ने भी शैव धर्म को ग्रहण किया। चोल शासकों ने शैव संतों को ही अपना राजगुरु मनोनीत किया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रभु या संप्रभुता संपन्न शासक था? तो ऑप्शन में हो जाएगा इल्तुतमिश। शमशुद्दीन इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक सुल्तान था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद बदायूं का सूबेदार था। उसने दिल्ली का सल्तनत को राजधानी बनाया, जबकि उसके पहले राजधानी लाहौर था। वह दिल्ली सल्तनत का प्रबुद्ध संप्रभु और संप्रभुता संपन्न शासक था। लोधी वंश के शासक किस जाति और प्रदेश से मूलतः संबंधित? तो सी ऑप्शन तैमूरी तुर्क यहाँ पर बताया गया है, तैमूरी तुर्क।
तो यहाँ पर सही लोदी वंश के शासक जो हैं वो मूलतः तैमूरी तुर्क थे। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण व्यवस्था या आर्थिक अधिनियमों के पीछे उसका क्या मुख्य उद्देश्य था? जन कल्याण था, जन कल्याण करना। ठीक है, तो बाजार नियंत्रण व्यवस्था, आर्थिक अधिनियमों के पीछे जन कल्याण की भावना उद्देश्य थी। खुसरो का कहना है कि सुल्तान ने इन सुधारों को सामान्य जन कल्याण की दृष्टि से लागू किया। तो खुसरो ऐसा कहता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू खुसरो सामान्य जन कल्याण की दृष्टि से लागू किया गया था बाजार नियंत्रण व्यवस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन संबंधी प्रयोग किस कारण से विफल सिद्ध हुआ था? किस कारण से विफल सिद्ध हुआ था ये ऑप्शन में बताना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा व्यापक स्तर पर नकली सिक्के ढलने लग गए थे, इस कारण ये असफल हो गया था। व्याख्या देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की दूसरी विवादास्पद योजना, मतलब उनकी उससे पहले भी यहाँ पर राजधानी परिवर्तन और सिक्के ढलवाना और दोआब कर वृद्धि, ये सारे के सारे जो उनके योजनाएं थी सारी की सारी विफल हो गई थी। इसलिए इनको फिर बाद में इतिहासकार उस समय के जो हैं बहुत सारी आलोचना भी करते हैं इसकी। तो सांकेतिक मुद्रा का अर्थ होता है यहाँ पर चांदी से टंका के स्थान पर कांसे के टंका प्रचलित करना। कांसे के टंके का मूल्य चांदी के टंके का समतुल्य या प्रतीक अथवा उसकी समतुल्य सांकेतिक मुद्रा होती थी। जैसे कि आज कागज का नोट 100 का हो या, तो उसकी वैल्यू है तो वो कागज का, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो 100 रुपये निर्धारित की गई है। तो ये इसी तरह से क्या है, उस समय भी उसने इसी तरह का सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। सुल्तान द्वारा सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन के प्रयोग की विफलता का मुख्य कारण ये था कि बहुत सारे क्या है जाली सिक्के चलने लग गए थे। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने किसकी स्मृति चिरस्थायी रखने के लिए जैनपुर नगर की स्थापना की थी? तो जैनपुर जो है वो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में जौनपुर की स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जैना खां था। अगला क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति उत्तरदायी थी? तो उत्तरदायी परिस्थिति थी अमीरान ए सादाहाय द्वारा विद्रोह जो है वो बहमनी साम्राज्य की स्थापना की परिस्थिति उत्तरदायी थी। मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध जो है बढ़ते असंतोष और व्यापक विद्रोहों का लाभ उठाकर अमीरान ए सादाह द्वारा विद्रोह बहमनी साम्राज्य की स्थापना का जो है प्रमुख कारण सिद्ध होता है। बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के मध्य शत्रुता के संबंधित कौन सा विवाद स्तर जो है क्षेत्र था? तो दोआब हो जाएगा। दोआब रायचूर दोआब इसी को लेकर, इसी क्षेत्र को लेकर दोनों जो है लड़ते रहते थे। बहमनी साम्राज्य तथा विजयनगर साम्राज्य के मध्य शत्रुता इसी क्षेत्र रायचूर दोआब का ही था। यह मुख्यतः कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के मध्य स्थित था और ये क्षेत्र क्या है बहुत ज़्यादा उपजाऊ था, तो हर कोई उसको पाना चाहता था। इसी कारण ये उपजाऊ क्षेत्र क्या है हमारे इतिहास में ये विवाद का कारण बने हैं। अगला है, बहमनी साम्राज्य में अफाकी लोग कौन थे? तो अफाकी जो है ईरान, इराक, तुर्की, अरब देशों से आए मुसलमान अप्रवासी थे। व्याख्या देखते हैं, भारत में समृद्धि की तलाश में विभिन्न पश्चिमी एशियाई देशों से आए नवागंतुक विदेशी आफकी या परदेशी कहलाए। ये आफकी ईरान, तुर्की, मध्य एशिया, अफगानिस्तान और अन्य अरब देशों से मुख्यतः सैनिकों या व्यापारियों के रूप में दक्कन में आए। कालांतर में उनके अनेक बहमनी शासन तंत्र की ओर आकर्षित हुए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, औरंगजेब द्वारा किस अंतिम दक्कनी राज्य को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा हमारा गोलकुंडा। औरंगजेब अंतिम दक्कनी राज्य गोलकुंडा को 1687 में विजित कर मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में अकबर का अत्यधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? तो आंसर हमारा कांधार हो जाएगा। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में देखें तो अकबर की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि कांधार विजय थी। अकबर ने
1595 ईस्वी में कंधार को विजित कर शाह बेग को वहां का प्रशासक नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुप्रसिद्ध कृति तबकात ए अकबरी की रचना किसने की थी? तबकात ए अकबरी की रचना जो है ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने की थी। ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद। तो यहाँ पर सुप्रसिद्ध तबकात नासिरी अकबरी की रचना जो है ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने की थी। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, मुगल शासन व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है, सम्राट को इस्लामी परंपराओं का पालन करना पड़ता था। तो ये जो है ये यहाँ पर सही नहीं है। आगे है, क्योंकि वो तो अपने अनुसार जो उनको अच्छा लगता था उसी के अनुसार धार्मिक कानून की अवहेलना भी कर सकता था सम्राट। तो इस प्रकार से ये सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन पहली बार किसने किया था? तो पहली बार कौन करेगा? यहाँ का अकबर ही करेगा, क्योंकि बाबर तो आए और गए, वो बहुत व्यस्त रहे। हुमायूं तो यहाँ पर रहा ही नहीं और फिर वापस आते तो उन्होंने एक तरह से बहुत अच्छी क्या है कोई प्रशासन व्यवस्था यहाँ पर नहीं लागू की। अकबर यहाँ पर फिर सारी व्यवस्था जमाता है। आगे देखते, प्रशासन की सुविधा के लिए सर्वप्रथम अकबर ने अपने शासनकाल में 24वें वर्ष अर्थात 1580 में संपूर्ण प्रांत को 12 भागों में विभाजित किया। खानदेश, वरार एवं अहमदनगर के साम्राज्य के मिल जाने के बाद ये क्या हो गया? 15 हो गया। तो अकबर के समय में 15 और जहांगीर के समय में 2 और मिल जाते हैं तो 17 हो जाते हैं। आगे देखते हैं, मुगल प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था की पारंपरिक नियंत्रण एवं शक्ति संतुलन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन अधिकारी सूबेदार पर नियंत्रण रखता था? तो आंसर हो जाएगा दीवान। दीवान का पद जो है नियंत्रण रखता था किस पर? मुगल प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था की पारस्परिक नियंत्रण एवं शक्ति संतुलन के अंतर्गत जो है दीवान सूबेदार पर नियंत्रण रखता था। अगला क्वेश्चन है, परगना या महाल के प्रशासन का प्रभारी कौन था? तो परगना और महाल का प्रशासनिक अधिकारी शिकदार होता था। शिकदार, यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। परगने का प्रधान अधिकारी शिकदार होता था, वह फौजदार के अधीन होता था। परगने में शांति व्यवस्था के लिए शिकदार उत्तरदायी होता था। कृषकों से राजस्व वसूली में यह आमिल की सहायता करता था। भारत में मनसबदारी प्रथा की उत्पत्ति किसके शासनकाल के साथ समृद्ध की जा सकती है? तो आंसर हमारा हो जाएगा चंगेज खां। मनसबदारी फारसी भाषा का ही शब्द है जिसका अर्थ होता है पद। इसके 2 भाग थे, जात और सवार। मनसबदार के अंदर 2 भाग, जात और सवार। जात से तात्पर्य व्यक्तिगत सेना या, जबकि सवार का तात्पर्य घुड़सवारों की संख्या में था। मुगल काल में मनसबदारी व्यवस्था का आरंभ किसने किया था? अकबर ने किया था। मनसब अथवा पद का निर्धारण अंकों के माध्यम से होता था। यह मंगोलों की दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। मनसबदारी प्रथा की उत्पत्ति मध्य एशिया में हुआ था। इसका मूल चंगेज खां की व्यवस्था में देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, किसने सफलतापूर्वक विद्रोह करके जहांगीर को अपने सैनिक कैंप में बंदी बना लिया था? तो आंसर हो जाएगा महावत खां। महावत खां। महावत खां जहांगीर के शासनकाल सर्वाधिक विख्यात और प्रभावशाली मुगल सेनापति था। वह राजभक्त व योग्य सरदार था, किंतु नूरजहां की नीतियों से संतुष्ट होकर 1626 ईस्वी में विद्रोह कर जहांगीर को सैनिक कैंप में कैद कर लिया था। जहांगीर के समय का यह सबसे बड़ा विद्रोह था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुस्लिम कानून का प्रतिपादन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो यहाँ पर सही आंसर मुफ्ती हो जाएगा। मुफ्ती ये कानून को प्रतिपादन मतलब कानून को बनाता था, उसको लागू भी मुस्लिम काल में काजी की सहायता से मुफ्ती होता था जो कानून की व्याख्या करता था। मुफ्ती कानून अधिकारी था। ठीक है, तो मुफ्ती का काम था कानून की व्याख्या, मतलब कानून आपका ये है वो व्याख्या बताता था। आगे है, अकबर ने किस घटना को स्मरणार्थ फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी? तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना उसने गुजरात विजय के पश्चात की थी। तो यहाँ पर फतेहपुर सीकरी गुजरात विजय की पश्चात की थी।
1572 में गुजरात विजय के बाद अकबर ने सीकरी का नाम फतेहपुर सीकरी यानी विजय नगरी रखा है। तो फतेहपुर सीकरी का नाम पूछे तो विजयनगर हो जाएगा, विजयनगरी। और 1572 में 1585 ईस्वी तक फतेहपुर सीकरी पूरी तरह बनकर तैयार हुआ। इसके निर्माण का श्रेय बहाउद्दीन को जाता है। अगला क्वेश्चन है, अकबरकालीन किस भवनों की स्थापना योजना को बौद्ध स्थापना से प्रेरणा मिलती थी? तो आंसर हो जाएगा हमारा फतेहपुर सीकरी, पंचमहल और सिकंदरा का अकबर का मकबरा। तो अकबर के मकबरे की योजना सम्राट के जीवन काल में तैयार हो गई थी, जहां अकबर ने पूरा किया था। फतेहपुर सीकरी का पंचमहल तथा सिकंदराबाद में अकबर का मकबरा बौद्ध स्थापत्य में प्रभावित था। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को किस लोकप्रिय नाम से पुकारा जाता है? तो जॉन कंपनी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को सफलता तथा लोकप्रिय रूप से किसके कारण प्राप्त हुई थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। आगे देखते हैं, तो ये 63 बस यहीं तक। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन हैं वो आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।